हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नीति आयोग, जिसका पूरा नाम होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो टॉपिक हमारा नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। सबसे पहले इसके गठन की बात करते हैं। तो इसका गठन हमारे 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा इसका निर्माण या इसका गठन किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। साथ ही इसकी प्रकृति की बात करें, ना तो ये हमारी संवैधानिक संस्था है, ना ही कोई ये हमारी वैधानिक संस्था। आप इसे याद रखेंगे कि नीति आयोग क्या है? ना तो संवैधानिक संस्था मतलब संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही वैधानिक संस्था मतलब संसद के किसी अधिनियम के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है। आप इसे याद रखेंगे। अब इसके गठन का उद्देश्य क्या है? इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? उसकी बात करें तो नवाचार आधारित नीति निर्माण करना, भागीदारी मूलक विकास और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण या इसका गठन किया गया है। बात करें इसकी कार्यप्रणाली की, यह किस प्रकार से कार्य करती है उसकी बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों को, यह क्या हमारी केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण क्रियान्वयन के संबंध में नीति निर्माण और क्रियान्वयन के संबंधित तकनीकी और रणनीतिक सलाह प्रदान करने का कार्य करती है। तो कार्यप्रणाली की बात करें तो ये किस प्रकार कार्य करती है? तो ये हमारे केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण और क्रियान्वयन के संबंध में क्या तकनीकी एवं रणनीतिक सलाह प्रदान करती है। इससे पहले हमारा योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन योजना आयोग को हटा करके हमारा नीति आयोग बनाया गया है। तो ये कारण देखेंगे योजना आयोग को समाप्त करने का ऐसा क्या कारण है, जिसकी वजह से हमें नीति आयोग बनाना पड़ा और योजना आयोग को खत्म करना पड़ा। तो भारत में 1950 में स्थापित जो योजना आयोग था उसको भंग करके नीति आयोग लाया गया था। अब इसके पीछे कौन कौन से कारण थे? पहला कारण आता है अप्रासंगिकता, मतलब 65 वर्ष पुरानी वो संस्था, मतलब जो योजना आयोग है, वो योजना आयोग के बदलती वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक जरूरतों के अनुकूल नहीं रह गई थी। मतलब जैसी हमारी जरूरत थी उस प्रकार वह कार्य नहीं कर रही थी। दूसरा कारण हमारा क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण। क्या अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण की बात करें तो वैधानिक संस्था न होने के बावजूद, क्या वैधानिक संस्था जो योजना आयोग थी वो वैधानिक संस्था नहीं थी, तो वैधानिक संस्था न होने के बावजूद योजना आयोग वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करके संघीय संतुलन को प्रभावित कर रही थी। तो ये बार बार क्या करती थी? वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती थी और संघीय संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रही थी। तीसरा कारण आता है हमारा एक समान नीति, मतलब वन साइज फिट ऑल, मतलब भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में सभी राज्यों पर एक जैसी नीतियां थोपना समावेशी विकास में बाधक बन सकता है। योजना आयोग की जो नीतियां थी वो क्या थी? पूरे भारत में एक जैसी ही लागू होती थी, जिससे समावेशी विकास नहीं हो पा रहा था। केंद्रीकरण की बात करें तो योजना आयोग की आदेशात्मक प्रणाली, मतलब टॉप डाउन मेथड, ये क्या करता था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना के विपरीत था। तो इस तरह हमने 4 कारण देखे, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि योजना आयोग को हटा के नीति आयोग को लाया गया। पहला था अप्रासंगिकता, दूसरा अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण, तीसरा एक समान नीति, चौथा हमारा केंद्रीकरण है। अब हम देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। क्या नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है उसकी बात करें। अंतर की बात करें तो एक तरफ हमने नीति आयोग लिखा, दूसरी तरफ हमने योजना आयोग लिखा। पहला अंतर आता है दोनों की प्रकृति को लेके, मतलब नीति आयोग क्या एक सलाहकार थिंक टैंक है जो मार्गदर्शन प्रदान करता है। नीति आयोग क्या एक सलाहकार थिंक टैंक है जो क्या करता है? मार्गदर्शन प्रदान करता है। योजना आयोग की बात करते हैं ये हमारे आदेशात्मक संस्था है। क्या ये एक आदेशात्मक संस्था थी जो हमारे राज्य को निर्देश दिया करती थी। संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं दोनों की एक जैसी स्थिति है, मतलब किसी संवैधानिक आयोग की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करता था। नीति आयोग क्या करती थी? क्या नीति आयोग क्या करता है वर्तमान में? किसी भी प्रकार की जो संवैधानिक आयोग है उनकी शक्तियों को कम करने का काम नहीं करता है। योजना आयोग की बात करें तो ये हमारे वित्त आयोग जैसी संस्थाएं थी, इनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करता था बार बार। संघवाद के स्वरूप की बात करें तो नीति आयोग सहकारी संघवाद पे आधारित है, मतलब राज्यों की समान भागीदारी है हमारी नीति आयोग में। जबकि हमारी योजना आयोग की बात करें इसमें केंद्र सरकार की जब प्रधानता थी, राज्य की भूमिका थी लेकिन वो बहुत कम थी। कार्य पद्धति की बात करें तो हमारे बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कार्य बढ़ता है, मतलब जमीनी जरूरतों के आधार पर नीति तैयार की जाती है। योजना आयोग की बात करें तो हमारा टॉप डाउन अप्रोच पे कार्य करता है, मतलब केंद्र से राज्य की ओर योजनाओं का प्रवाह होता था। उसमें क्या होता था? केंद्र से राज्य की ओर योजनाओं का प्रवाह होता था। धन के आवंटन की बात करें तो इसे धन आवंटन का कोई अधिकार नहीं था, केवल नीति सुझाता है। नीति आयोग क्या करता है? धन आवंटन का कोई अधिकार नहीं है नीति आयोग में, वो केवल क्या करता है? केवल नीति सुझाने का काम करता है। जबकि हमारी योजना आयोग क्या किया करता था? मंत्रालय और राज्यों को, ये क्या करता था? मंत्रालयों और राज्यों को धन आवंटित करने की उसके पास शक्ति थी। क्या मंत्रालय और राज्यों को धन आवंटित करने की उसको
पास शक्ति थी। विशेषज्ञ की बात करें तो व्यापक विशेषज्ञता होती है हमारे नीति आयोग के पास, मतलब राज्यों और विषय विशेषज्ञता का समावेश किया जाता है। नीति आयोग में क्या है, व्यापक विशेषज्ञता होती है, मतलब राज्यों और विषय विशेषज्ञों का समावेश होता है। जबकि योजना आयोग में क्या है, सीमित सदस्यों की विशेषज्ञता पे आधारित था। इस तरह हमने देखा नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। अब हम देखेंगे नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना। नीति आयोग में कैसे कैसा संगठन काम करता है उसकी बात करें तो इसका एक अध्यक्ष होता है जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये पदेन होता है, प्रधानमंत्री चेंज, नीति आयोग का अध्यक्ष भी चेंज। प्रशासनिक काउंसिल मतलब गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और ये क्या निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई होती है, कौन सी, गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद। फिर होते हैं हमारी क्या, क्षेत्रीय परिषदें। तो एक से अधिक राज्यों या फिर क्षेत्रों के एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों के विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए हमारी गठित की जाती है क्षेत्रीय परिषदें। और इनका संयोजक कौन होता है, इनका संयोजक होता है हमारा प्रधानमंत्री और सभापति नीति आयोग का अध्यक्ष उसके द्वारा नामित व्यक्ति होता है। तो आप इसे याद करेंगे, इसका संयोजक तो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और सभापति कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष या फिर उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है क्षेत्रीय परिषदों का। तो आप दोनों तीन संगठन की इस तरह तो देख लिया हमने, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, एक शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल होती है, फिर हमारी क्या होती है, क्षेत्रीय परिषदें होती है। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करें तो संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिन्हें सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। क्या विशेषज्ञ होते हैं जो संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ, उनको क्या है हमारे सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रशासनिक ढांचा और पद के बारे में। प्रशासनिक ढांचा और पद के बारे में देखें तो इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है। क्या होता है, उपाध्यक्ष या वाइस चेयरपर्सन होता है। यह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इन्हें हमारे क्या, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। किसके समकक्ष, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इनको दर्जा प्राप्त होता है। इनका कार्यकाल क्या, प्रधानमंत्री की इच्छा पे निर्भर करता है। इनका कार्यकाल क्या है, हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा पे निर्भर करता है। तो उपाध्यक्ष है। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो इन्हें राज्य मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इन्हें किसके समान दर्जा मिलता है, राज्य मंत्री के समान दर्जा मिलता है। अंशकालिक सदस्यों की बात करें तो प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध शोध संस्थाओं से क्या, प्रमुख विश्वविद्यालयों या फिर शोध संस्थाओं से अधिकतम 2 सदस्य नामित किए जा सकते हैं अंशकालिक सदस्य के रूप में। पदेन सदस्य की बात करें तो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित अधिकतम 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हमारे पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं। सीईओ या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की बात करें तो यह भारत के सचिव के समकक्ष होता है। किसके, सचिव या सेक्रेटरी के समकक्ष होता है सीईओ या मुख्य कार्यपालक अधिकारी। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। जो हमारा सीईओ है, सीईओ की नियुक्ति क्या है, एक निश्चित कार्यकाल के लिए किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये क्या हमारे प्रशासनिक कार्य के प्रमुख होता है। ये क्या होता है, हमारे प्रशासनिक कार्यों का प्रमुख होता है। सचिवालय की बात करें तो प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए आवश्यक गठित इकाई हमारी सचिवालय कहलाती है। सचिवालय क्या होता है, प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए जो गठित इकाई होती है बहुत जरूरी, वो हमारे क्या है, सचिवालय कहलाता है। तो हमने क्या है इसका प्रशासनिक ढांचा और पदों के बारे में देखे। एक उपाध्यक्ष होगा, पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, अंशकालिक सदस्य जो 2 होते हैं अधिकतम, पदेन सदस्य केंद्रीय 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं, सीईओ होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, और एक सचिवालय होगा। अब नीति आयोग के वर्तमान पदाधिकारी की जानकारी ले लें। जून 2026 के अनुसार देखें तो एनडीए सरकार के द्वारा 16 जुलाई 2024 की नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, जिसके पदाधिकारी चेंज हो गए हैं। वर्तमान में कौन हमारे अध्यक्ष, कौन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन हमारे, अशोक कुमार लाहिड़ी। आप इसे याद रखिए। अध्यक्ष तो कौन हमारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हमारे अशोक कुमार लाहिड़ी। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो पहले पूर्णकालिक सदस्य हमारे कौन, श्री राजीव गौबा, ये भारत के पूर्व कैबिनेट सचिव है। दूसरे हमारे सदस्य प्रोफेसर के वी राजू, ये हमारे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य है। तीसरे सदस्य हमारे कौन, प्रोफेसर गोवर्धन दास, ये हमारे प्रधान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ कौन, प्रोफेसर गोवर्धन दास। प्रोफेसर अभय करंदीकर की बात करें तो भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और डीप टेक विशेषज्ञ कौन, प्रोफेसर अभय करंदीकर। पांचवें सदस्य आते हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। क्या डॉक्टर एम श्रीनिवास की बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स के निदेशक और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ कौन, डॉक्टर एम श्रीनिवास। छठे सदस्य आते हैं हमारे डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। इनकी बात करें मई 2026 में नियुक्त किया गया डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम को प्रसिद्ध सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ और क्षमता निर्माण आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं।
डॉक्टर जोराम अनिया की बात करें तो मई 2026 में नियुक्त किया गया था। प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्वोत्तर भारत मतलब अरुणाचल प्रदेश से नीति आयोग के सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन? डॉक्टर जोराम अनिया। इस तरह हमारे 7 क्या हमारे पूर्णकालिक सदस्य हैं, आपसे याद करेंगे। 7 पूर्णकालिक सदस्य हैं, तो इनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे 4 पदेन सदस्य जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी बात करें। तो राजनाथ सिंह तो हमारे रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री हमारे अमित शाह, कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण। ये हमारे नीति आयोग के पदेन सदस्य 4 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। बात करें 11 केंद्रीय मंत्री कौन कौन से हैं जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जैसे हमारे नितिन गडकरी सड़क परिवहन से, जेपी नड्डा स्वास्थ्य से, एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग से, जीतन राम मांझी एमएसएमई से, राजीव रंजन सिंह पंचायती राज से, वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय से, के राम मोहन नायडू हमारे नागरिक और उड्डयन मंत्रालय से, जरुल और राम मतलब आदिवासी मामलों से, अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल कल्याण से, अन्नपूर्णा देवी क्या महिला और बाल कल्याण से, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण से और राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार किसके पास? राव इंद्रजीत सिंह के पास। अब हम देखेंगे नीति आयोग के प्रमुख कार्यों के बारे में। नीति आयोग के कौन कौन से कार्य हैं उनकी बात करें तो नीति आयोग क्या एक सलाहकारी निकाय मतलब एडवाइजरी और थिंक टैंक है। क्या नीति आयोग है एक सलाहकारी निकाय और थिंक टैंक है जिसे क्या आदेश देने का नहीं बल्कि मार्गदर्शन करने का अधिकार होता है। नीति निर्माण की बात करें तो राष्ट्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां और राष्ट्र रणनीतिक रूपरेखा तैयार करना इसका कार्य होता है। क्या राष्ट्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां और रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने का इनका कार्य होता है। सहकारी संघवाद की बात करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तो राज्यों को विकास प्रक्रिया में क्या राज्यों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना और नीति निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करना इसका कार्य होता है। प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करें क्या प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करें तो विभिन्न प्रकार के सूचकांक या रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना। क्या करना? राज्यों के बीच में क्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करना इसके माध्यम से सूचकांक या फिर रैंकिंग के माध्यम से। फिर बात करें विकेंद्रीकृत योजना की बॉटम अप अप्रोच की बात करें तो ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक या ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक योजना बनाने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना। संतुलित क्षेत्रीय विकास की बात करें तो पिछड़े जिलों और ब्लॉकों के विकास पर विशेष ध्यान देना। क्या पिछड़े जिलों और ब्लॉकों के विकास पे उन्होंने क्या बहुत विशेष ध्यान देना। तो ये हमारे नीति आयोग के कुछ कार्य हैं जो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे नीति आयोग के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें। पहले उपाध्यक्ष थे हमारे श्री अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हमारे अशोक कुमार लाहिड़ी। पहले सीईओ थे हमारे श्रीमती सिद्धू खल्लर, वर्तमान सीईओ कौन हमारे निधि छिब्बर। आप देखेंगे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के कौन कौन से उपाय करता है हमारा नीति आयोग उसकी बात करें तो सबसे पहले सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उपायों की बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है तो नीति आयोग ने राज्यों के साथ मिलकर चलने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं जिसे हमारे नियमित संवाद करना प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की गवर्निंग काउंसिल बैठकें होती है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की गवर्निंग काउंसिल की बैठकें लगातार होती रहती है मतलब नियमित संवाद किया जाता है। डी ट्रिपल एस की बात करें क्या डी ट्रिपल एस की बात करें तो राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विकास सहायता सेवा मतलब डेवलपमेंटल सपोर्ट सर्विस टू स्टेट ये लागू करना। क्या राज्यों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विकास सहायता सेवाएं मतलब डेवलपमेंटल सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट लागू करना। मॉडल कानून की बात करते हैं राज्यों के लिए कृषि विपणन सुधार और भूमि पट्टे क्या राज्यों के लिए कृषि विपणन सुधार और भूमि पट्टे जैसे हमारे मॉडल कानून बनाना इसका सहकारी संघवाद का एक उपाय है। फिर विशिष्ट क्षेत्र विकास की बात करें तो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए क्या पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष फोरम जो फरवरी 2018 में बनाया गया था और टास्क फोर्सेस का गठन करना। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिससे हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है। फिर बात करें प्रतिस्पर्धी संघवाद की कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तो यह राज्य के बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है हमारे राज्यों के बीच में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था साथी प्रोजेक्ट 7E प्रोजेक्ट हमारे 2017 में जिसका मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रेनिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन 7E प्रोजेक्ट 2017 में जिसका उद्देश्य क्या था शिक्षा के क्षेत्र में क्या शिक्षा के क्षेत्र में 3 रोल मॉडल राज्य विकसित करना। क्या शिक्षा के क्षेत्र में 3 रोल मॉडल राज्य विकसित करना इसका उद्देश्य था। इसके लिए हमारे झारखंड उड़ीसा और मध्य प्रदेश का चयन किया गया था। 2017 से इसको चालू किया गया था। विभिन्न सूचकांक की बात करें इंडिकेटर्स की
नीति आयोग पारदर्शी रैंकिंग जारी करता है ताकि राज्य क्या एक दूसरे से सीख के अपना प्रदर्शन सुधार सके। अब हम देखेंगे नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम और कौन कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं उनके बारे में। प्रमुख विकास कार्यक्रमों की बात करें, पहला कार्यक्रम आता है हमारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम। क्या आकांक्षी जिला कार्यक्रम होता है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। बात करें इसकी, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? ये हमारे जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? देश के 112 पिछड़े जिलों को, जिसका लक्ष्य क्या था? देश के 112 पिछड़े जिलों का तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास करना। और इसमें राजस्थान के 5 जिले बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही ये शामिल किए गए थे। किसके लिए? आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत। दूसरा कार्यक्रम था हमारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये हमारे जनवरी 2023 से शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था? देश के 500 पिछड़े ब्लॉक, जिसमें जो कि हमारे 329 जिलों में है, उनमें सहकारी जो सरकारी सेवाओं की 100% पहुंच को सुनिश्चित करना। ये हमारे क्या था? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का था। और राजस्थान के इसमें 27 ब्लॉक शामिल है। तो हमारे 500 पिछड़े ब्लॉक है जो हमारे कितने 329 जिलों में है। तो हमने 2 कार्यक्रम देखे हैं जो हमारे नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए हैं। फिर बात करें सूचकांकों की, मेजर इंडिकेटर्स की बात करें, तो नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है और इसका चौथा संस्करण 2023-24 में जारी किया गया था। बात करें इसकी, तो ये हमारे 2000 जुलाई 2024 में जारी किया गया था, जिसमें हमारे देश का समग्र स्कोर कितना रहा है? 71 रहा है। पूरे देश का तो समग्र स्कोर कितना रहा? 71 रहा है। टॉप की बात करें, टॉप में कौन कौन से राज्य रहे? हमारे उत्तराखंड 79 के साथ, केरल 79 और तमिलनाडु 78। तो टॉप में हमारे 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु। डाउन की बात करें, सबसे नीचे हमारे बिहार 57, झारखंड 62 और नागालैंड 63 पे रहा है। तो हमारे एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें, जो हमारे जुलाई 2024 में जारी हुआ था, देश का समग्र स्कोर तो 71 रहा है। टॉप के 3 राज्यों में उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु है। निम्न में हमारे बिहार, झारखंड और नागालैंड है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान 11वें स्थान पे है। किस स्कोर के साथ? 67 स्कोर के साथ। बात करें नीति आयोग के द्वारा और कौन कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक एमपीआई, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक एसईक्यूआई और राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। तो इस तरह से बहुत सारे सूचकांक हमारे नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं और इन रैंकिंग से राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आप इसको याद रखेंगे। अब बात करें नीति आयोग के द्वारा कुछ पहलों की बात करें, की इनिशिएटिव्स की बात करें, जैसे हमारे एक इनिशिएटिव चलाया नीति आयोग ने, मिशन लाइफ, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बात करें इसकी, तो हमारे कोप 26 2021 के अंदर हुई थी, वो हमारे पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की थी। किसकी? मिशन लाइफ की घोषणा की थी पीएम मोदी ने हमारे 2021 में कोप 26 जो यूएनएफसीसीसी की बैठक हुई थी उसमें। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उपयोग करो फेंको, जो हमारी नीति चलती है उसकी जगह चक्रीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण अनुकूल शैली को अपनाना। क्या? उपयोग करो और फेंको की जगह क्या? चक्रीय अर्थव्यवस्था, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना। और इसी के तहत हमारे P3 नेटवर्क, मतलब प्रो प्लैनेट पीपल बनाया गया है। इसके लिए क्या है? हमारे एक ट्रिपल पी नेटवर्क, मतलब प्रो प्लैनेट पीपल, ये हमारा नेटवर्क बनाया गया है। अगला अभियान आता है शून्य अभियान। शून्य अभियान की बात करें, इसका उद्देश्य है शहरी डिलीवरी, ई कॉमर्स और राइड हेलिंग, तो ओला उबर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों का 100% उपयोग सुनिश्चित करके जीरो पॉल्यूशन गतिशीलता प्राप्त करना है। तो शून्य अभियान की बात करें, तो शहरी डिलीवरी होती है, जैसे ई कॉमर्स हमारे अमेजन फ्लिपकार्ट की है उनकी, और राइड हैंडलिंग हैंड हेलिंग, क्या राइड हेलिंग की बात करें, जो हमारे ओला उबर वाले होते हैं, इनमें क्या इलेक्ट्रिक वाहनों का 100% उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे हम क्या करें? जीरो पॉल्यूशन गतिशीलता सुनिश्चित करें। फिर ई अमृत की बात करें, ई अमृत पोर्टल की, तो ये हमारे ब्रिटेन के सहयोग से बना एक डिजिटल पोर्टल है। ई अमृत पोर्टल क्या है? हमारे यूके या ब्रिटेन की सहायता से बना एक डिजिटल पोर्टल है। और यह क्या? इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की खरीद, सब्सिडी, नीतियों और निवेश से जुड़ी पूरी जानकारी देता है। तो हमारा ई अमृत पोर्टल क्या करता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन है या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद, सब्सिडी, नीतियों और निवेश से जुड़ी क्या है? पूरी जानकारी देने का काम करता है हमारे ई अमृत पोर्टल। फिर आता है WEP प्रोग्राम, मतलब वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों के लिए इकोसिस्टम बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों के लिए इकोसिस्टम बनाना। और ये हमारे 4Cs मॉडल पे आधारित है। किस पे? 4Cs मॉडल पे आधारित है ये हमारा। अब बात करें मॉडल की, तो कोलैबोरेशन, कैपेसिटी, कम्युनिटी और कैपिटल, ये 4C है।
इस पे आधारित हमारा WEP प्रोग्राम। फिर अगला प्रोग्राम आता है हमारे पास IPI, मतलब इंडियन पॉलिसी इंसाइट। इंडियन पॉलिसी इंसाइट की बात करें तो ये क्या है, हमारे नीति आयोग और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IIPS तीनों ने मिलकर इसको शुरुआत की है। क्या है, हमारे नीति आयोग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IIPS के द्वारा मिलके इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य की बात करें तो नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा विश्लेषण प्रदान करना, जो हमारा भौगोलिक स्वास्थ्य डेटा है उसका विश्लेषण करके प्रदान करना इसका उद्देश्य है। IPI मतलब इंडियन पॉलिसी इंसाइट। फिर आता है मेथनॉल इकोनॉमी की बात करें तो इसका उद्देश्य हमारे कोयला, कृषि अपशिष्ट और CO2 से, कोयला, कृषि अपशिष्ट और CO2 से मेथनॉल मतलब स्वच्छ ऊर्जा बनाना, या स्वच्छ ईंधन या ऊर्जा बनाना। इससे क्या, कच्चे तेल का आयात, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो हमारे क्या है COP 2021 का भी लक्ष्य रहा है कि हमें इसको घटाना है, ग्रीन हाउस गैस का घटाना है। तो ये हमारा घटेगा, आप इसे याद रखेंगे, जो हमारा लक्ष्य था ये हम इसको प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस स्वर्ण बाजार परिवर्तन की बात करें तो इसका उद्देश्य सोने के क्षेत्र में निर्यात वृद्धि, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति। क्या हमारे सोने के क्षेत्र में निर्यात वृद्धि, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति हमारी कौन सी, स्वर्ण बाजार परिवर्तन। फिर नीति आयोग क्या पुरानी 5 वर्षीय योजनाओं की कमांड एंड कंट्रोल मॉडल को त्याग कर, क्या पुरानी 5 वर्षीय योजनाओं के कमांड एंड कंट्रोल मॉडल को त्याग करके भारत को क्या एक ज्ञान आधारित, प्रौद्योगिकी संचालित, राज्य आधारित, राज्य भागीदारी वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहा है। कौन, नीति आयोग। अब बात करें हमारे नीति आयोग से संबंधित कौन कौन से स्वायत्त और संलग्न निकाय हैं उनकी बात करें तो नीति आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या नीति आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्यालय और संस्थान काम करते हैं। कौन कौन से वो संस्थान उनकी बात करें तो पहला संस्थान आता है DMEO मतलब विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन संस्थान। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन संस्थान कार्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना हमारा 18 सितंबर 2015 को की गई थी। ये हमारे नीति आयोग के अधीन ही काम करता है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकार की योजनाओं का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1954 में मूल्यांकन के लिए, 1954 में मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन बना था। जो हमारे कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन था ये हमारे मूल्यांकन के लिए बना था कब, 1954 में। 2010 में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना हुई थी, जिन्हें मिला करके DMEO बनाया था। जिन दोनों को मिला के क्या है, हमारे DMEO बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बात करें, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद मतलब EACPM, इसकी बात करें तो संगठन की बात करें तो एक स्वतंत्र निकाय है जिसका नवीनतम पुनर्गठन हमारे 2021 में किया गया था, जिसका कार्यकाल क्या 2 वर्ष का होता है। जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विवेक देबरॉय। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विवेक देबरॉय। बात करें इसके मुख्य कार्य की तो प्रधानमंत्री और PMO को, प्रधानमंत्री और PMO को आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देना। इसका मुख्य कार्य क्या हमारे प्रधानमंत्री और PMO को क्या आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देना। आर्थिक नीतियों पर स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना, क्या आर्थिक नीतियों पर स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना इसका कार्य होता है। तो हमने 2 संस्थाएं देख ली। तीसरी संस्था आती है हमारे पास राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान NILERD। तो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 1962 में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड, क्या इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च के रूप में इसकी स्थापना हुई थी कब, 1962 में। 2014 में नया नाम करके NILERD इसका नाम रख दिया गया है, मतलब राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो ये नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ये क्या हमारे नीति आयोग के तहत क्या एक स्वायत्त निकाय है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, हमारे राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान के। मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है। नई दिल्ली के अंदर जो हमारे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय इससे जुड़ा हुआ है। पत्रिका की बात करें कौन सी पत्रिका जारी करते हैं तो ये प्रतिष्ठित मैन पावर जनरल प्रकाशित करता है। कौन सी पत्रिका, मैन पावर जनरल प्रकाशित करता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मानव संसाधन, श्रम अर्थशास्त्र में शोध, श्रम बाजार की निगरानी, सतत विकास लक्ष्य मतलब SDG से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। फिर पूर्ववर्ती संस्था बात करें योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की।
मतलब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद की भी थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो हमने अंतर पहले देख लिया था, लेकिन फिर भी और जानकारी ले लेते हैं। नीति आयोग से पहले देश के विकास का खाका तैयार करने वाली 2 प्रमुख संस्थाएँ हुआ करती थी, और वो कौन-कौन सी थी? एक तो हमारी योजना आयोग थी और एक हमारी क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। सबसे पहले योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 15 मार्च 1950 को, जिसके संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे। प्रकृति की बात करें तो हमारी गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक थी, मतलब गैर सलाहकारी निकाय था। संरचना किस कौन-कौन थी? मतलब अध्यक्ष था हमारा प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, इस तरह का कोई व्यक्ति हो, उसे हम उपाध्यक्ष बनाते थे। पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? हमारे गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? हमारे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। मुख्य कार्यों की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों का आकलन करना और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना, इसका कार्य हुआ करता था। दूसरी संस्था थी हमारे एनडीसी, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना हमारी 6 अगस्त 1952 को की गई थी। कब? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्या योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना? और ये हमारे सहकारी संघवाद का प्रारंभिक रूप था, राष्ट्रीय विकास परिषद। संरचना की बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य केंद्रीय मंत्री इनके संरचना में जुड़े हुए थे। मुख्य कार्य की बात करते योजना आयोग के द्वारा बनाई गई जो राष्ट्रीय योजनाएं थी, उनको अंतिम मंजूरी देने का ये कार्य करता था। क्या? योजना आयोग के द्वारा बनाई गई जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं, इनको अंतिम मंजूरी देने का कार्य करता था कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर बात करें, एक मिशन है, मिशन का नाम है अटल नवाचार मिशन, मतलब अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, क्या? भारत में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की सबसे बड़ी पहल है अटल नवाचार मिशन। बात करें इसकी शुरुआत की तो 2015 में बजट घोषणा में इसकी शुरुआत की गई थी और 2016 में इसको शुरू कर दिया गया था। उद्देश्य क्या है? स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, विश्वविद्यालय, एमएसएमई और उद्योगों में नवाचार का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना। स्कूलों में तो क्या शुरू करनी है? अटल टिंकरिंग लैब शुरू करनी है। विश्वविद्यालयों, एमएसएमई और उद्योगों में नवाचार का एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना इसका उद्देश्य है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की बात करें, जो नया चरण है उसकी बात करें, वो क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक जारी रखने के लिए 2,750 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है। और ये हमारे विकसित भारत की दिशा में काम करेगा, जिसके 3 मुख्य स्तंभ है। बात करें इसके अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के, तो इसके लिए क्या 2,750 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, और इसकी ये क्या करेगा? हमारे विकसित भारत की दिशा में काम करेगा, जिसके कितने 3 मुख्य स्तंभ है। पहला मुख्य स्तंभ हमारे इनपुट बढ़ाना, मतलब अधिक इनोवेटर्स और उद्यमियों को इकोसिस्टम में शामिल करना। क्या? अधिक इनोवेटर्स और उद्यमियों को क्या है? इकोसिस्टम में शामिल करना। दूसरा हमारे सफलता दर, मतलब थ्रू आउट सुधारना की बात करें तो अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को सफल बनाने में मदद करना। क्या? अधिक से अधिक स्टार्टअप्स को सफल बनने में मदद करना। तीसरा स्तंभ हमारे आउटपुट की गुणवत्ता को सुधारना, मतलब बेहतर उत्पाद, सेवाएं और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार पैदा करना। तो ये था हमारा अटल इनोवेशन मिशन 2.0। अब हम देखेंगे विकसित भारत एट द रेट 2047, जिसमें हमारे नीति आयोग की क्या भूमिका है उसके बारे में देखें। तो ये हमारे भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी विजन है, जिसका लक्ष्य क्या है? आजादी के 100वें वर्ष, मतलब 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। नीति आयोग इसका ब्लूप्रिंट और रणनीति तैयार करने वाला मुख्य निकाय है। बात करें हमारे विकसित भारत 2047 के प्रमुख लक्ष्यों की, तो आर्थिक विकास की बात करें तो 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन का बनाना इसका लक्ष्य है। कितनी? $30 ट्रिलियन का की अर्थव्यवस्था बनाने का इसका लक्ष्य है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो स्मार्ट शहर, विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई का निर्माण की बात करते हैं इसके अंदर। सामाजिक उन्नति की बात करें तो गरीबी का पूर्ण उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य में वैश्विक मानक प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। इस सतत विकास की बात करें एसडीजी में तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, कब? 2070 तक। और अगला लक्ष्य है हमारा सुशासन का, हमारा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के तहत भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना। अब हम देखेंगे जो हमने विजन देखा है 2047 तक हमें विकसित भारत करना है, इस विजन को साकार करने में नीति आयोग की क्या क्या भूमिका है उसकी बात करें। तो विजन दस्तावेज की बात करें तो ये 10 अलग अलग क्षेत्र, हमारा आर्थिक सामाजिक शासन, इस तरह के 10 अलग अलग क्षेत्रों के लिए विस्तृत रोड मैप और कार्य योजना तैयार करना। इस सहयोगात्मक संघवाद की बात करें, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके राज्यों को अपना विकसित राज्य 2047 विजन बनाने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि भारत तो है ही, राज्यों का भी इसके अंदर योगदान होना चाहिए।
क्षेत्रीय कार्य समूह की बात करें तो कृषि उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में या कृषि उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े बदलावों के लिए विशेषज्ञ कार्य समूह का गठन करना। निगरानी और मूल्यांकन की बात करें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसे जो हमारा सूचकांक है उनके माध्यम से विकास की गति और दिशा की निरंतर निगरानी करना। क्या हमारे एसडीजी इंडिया इंडेक्स जैसे हमारे सूचकांक है इनके माध्यम से विकास की गति और दिशा की निरंतर निगरानी करना। नवाचार और उद्यमशीलता की बात करें, क्या नवाचार और उद्यमशीलता की बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन, अटल नवाचार मिशन के जरिए युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना। तो ये हमारे कुछ नीति आयोग के कार्य हैं जो हमारे जो विजन है हमारे विकसित भारत एट द रेट 2047 को साकार बनाने में जो नीति आयोग की भूमिका है वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे विशेष नोट के साथ इसको खत्म करेंगे कि नीति आयोग क्या इस विजन को एक जन आंदोलन मानता है। इस उद्देश्य से देश के युवाओं से सुझाव मांगने के लिए विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ अभियान चलाया जा रहा है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने नीति आयोग के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।